अच्छा, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब आप एक रिसर्च आर्टिकल तैयार करते हैं और उसको सबमिट करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रेज होते हैं। इसमें 2-3 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो ऑलरेडी इन कंप्लीशन स्टेज हैं और इनको भी सबमिट करना है। तो इसके लिए हमने ये देखना है कि हमारे पास सबसे पहले अप्रोप्रिएट जर्नल कौन सा है, यानी किस जर्नल में ये बेस्ट फिट आएगी। क्योंकि जितना मेहनत करके आप एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते हैं उस पर जितना टाइम लगता है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने डिसीजन लेना होता है वो ये होता है कि इसके लिए कौन सा जर्नल सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एक बात ये इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरे नंबर पर यह है कि आप ये देखते हैं कि जिस जर्नल के अंदर आप सबमिट करना चाहते हैं वो जर्नल, उसकी रैंकिंग क्या है, उसके रैंकिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, वो हमने देखना होता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट हम सबमिट करने जा रहे हैं उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या वो उस जर्नल्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं, और उसके बाद उस जर्नल की जो सबमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं हमने उनको भी देखना होता है। और फिर हमारे जहन में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उस मैन्युस्क्रिप्ट को जब हम सबमिट करते हैं तो ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि ये पेपर जल्द से जल्द पब्लिश हो जाए। तो ये भी देखना लाजमी होता है कि उसकी पब्लिक जर्नल की जो स्पीड क्या है, यानी वो कितने टाइम के अंदर उसको फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन टू एक्सेप्टेंस और पब्लिशिंग कितना टाइम लेता है। और उसके अलावा फिर ये भी देखा जाता है कि क्या वो ओपन एक्सेस जर्नल है या हाइब्रिड है या फ्री ऑफ चार्ज जर्नल है। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो जहन में रखने होते हैं। अब हम इन सब पॉइंट्स को वन बाय वन लेकर चलते हैं ताकि ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सके कि हम अपने मैन्युस्क्रिप्ट जो तैयार की है अब हम उसको सबमिट करने जा रहे हैं और हमारी ये विश होगी कि वो किसी अच्छे रैंकिंग वाले जर्नल के अंदर वो एक्सेप्ट हो जाए और पब्लिश हो जाए। तो ये 2-3 मैन्युस्क्रिप्ट में मेरे पास जो अभी तैयार हैं इनको सबमिट करना है। तो उनमें मैं आपको कुछ एग्जांपल किसी एक की दे देता हूँ, फिर हम इसको वन बाय वन दूसरे पे जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने देखना है कि जर्नल कौन सा सूटेबल है तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है। आपके पास आप गूगल में आए, गूगल के अंदर आप स्प्रिंगर जर्नल फाइंडर देखें। तो मैं आपको सिर्फ स्प्रिंगर की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे जो जर्नल्स हैं आप उनको भी इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं, उनके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। हम एक आज के इस लेक्चर में स्प्रिंगर जो जर्नल्स हैं उनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल गूगल के अंदर आप स्प्रिंगर जर्नल फाइंडर आप लिखें, ये हमारे पास फर्स्ट लिंक इसका आ जाता है। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास एक इसका बेस्ट वे ये होता है कि हम मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल और उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है या कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें और उसके मुताबिक वो बेस्ट पॉसिबल जो भी इसके मैचेस हैं वो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा कि सबसे बेस्ट मैच कौन सा हो रहा है, सेकंड पे कौन सा हो रहा है, थर्ड पे कौन सा हो रहा है, इन सो ऑन। उसके बाद इसमें तकरीबन 2500 डिफरेंट जर्नल्स हैं और उसके मुताबिक हम अपने पेपर की जो चॉइस देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जी सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका टाइटल जो है वो यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे और उसके बाद पॉसिबल है कि अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट हो उसका, तो ये हमने टाइटल इसका इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है आप उस एब्स्ट्रैक्ट को पूरे के पूरे को यहाँ से उठा लें और
इसके एब्स्ट्रैक्ट वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर इसको आप पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप सब्जेक्ट एरिया चूज कर सकते हैं। अगर ना करें तो जर्नल वो ऑटोमेटिकली खुद से उठा लेगा, ये इन मीट्रिक्स के बेस पे, इन टेक्स्ट और टाइटल के बेस पे। अब हम सिंपल वे है कि हम क्या करेंगे, सजेस्ट जर्नल्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके पॉसिबल जर्नल्स बता देगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि अभी इसने जो जर्नल्स दिए हैं हमारे पास सबसे पहले नंबर पे इसने जो जर्नल दिया है वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन, उसके बाद है अप्लाइड इंटेलिजेंस, फिर है जर्नल ऑफ एम्बिएंट इंटेलिजेंस इन ह्यूमनाइज्ड कंप्यूटिंग, cognitive computation, multimedia tools and applications, neural computing and applications, physical in engineering science, in medicines, complex and intelligent systems, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, scientific reports and so on. अच्छा, अब ये जो जर्नल सेलेक्ट किया है इसकी रीज़न बेसिक इसके बिहाइंड क्या है, तो इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि हम हर एक जर्नल को देखेंगे भी तो बेसिकली जो भी जर्नल होता है उसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके अंदर जर्नल्स ने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बताए होते हैं और जिनके ऊपर आपका आर्टिकल बेस करता है या उस जर्नल के अंदर आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को बेसिकली मैच किया जाता है इसका जो टाइटल है। अब इसके टाइटल के अंदर जितने भी काम हैं, जितने भी वो कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, जैसे कि फीचर सिलेक्शन मेथड्स है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, इसी तरीके से इसके अंदर डीप लर्निंग है, ये कुछ इसने उठाए कीवर्ड्स, यानी उसकी बेस पे उसने मैच किया कि ये जो कीवर्ड्स हैं पॉसिबली किस से मैच हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो उसका एब्स्ट्रैक्ट था उसके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर से कुछ बैकग्राउंड के जो पॉइंट्स हैं ये उसने मैच किया कि जैसे डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुछ ये डीप लर्निंग के मेथड्स के नाम बताए हुए हैं, मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के नाम बताए हुए हैं। इसी तरीके से इसके यानी मोस्टली इसके मेथड सेक्शंस में और बैकग्राउंड्स हैं और इसके टाइटल्स हैं, वो पॉसिबल कीवर्ड्स जो हैं वो मैच हो रहे होते हैं और वो उसको अकॉर्डिंगली जितने भी जिस जर्नल्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उसके बैकग्राउंड से मैच हो रहे होते हैं तो उसी के मुताबिक वो आपको सर्च करके एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। अब हम मज़ीद इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये भी देखते हैं कि बाज़ का ये भी होता है कि आप देखें कि पॉसिबल आपका कौन सा रेलिवेंट जर्नल जो उसने लिस्ट करके आपको दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट पे जाएं या सेकंड पे जाएं या थर्ड पे जाएं, तो आपको फर्स्ट 5 जो या 10 जर्नल्स हैं आप उनमें से किसी में भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने कुछ और क्राइटेरिया भी है वो देखने होते हैं। उसमें ये है कि सबसे पहले नंबर पे तो आप ये देखें कि जो जर्नल है लाइक हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 2.5059 है और ये जो अप्लाइड इंटेलिजेंस है इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 3.325। जर्नल ऑफ एम्बिएंट इंटेलिजेंस एंड ह्यूमनाइज्ड कंप्यूटिंग इसका इम्पैक्ट फैक्टर 4.594 है, नेक्स्ट का 4.307 है एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये मैं इस पर एम्फेसाइज इस वजह से कर रहा हूँ कि आप इम्पैक्ट फैक्टर को भी देखें और बाकी जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं आप उनको भी देखें। ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जितना हाई रैंकिंग वाला जर्नल होगा इससे ये मुराद है कि उसकी फिर रिक्वायरमेंट भी ऐसी होगी कि आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर जो इनोवेशन है वो चीज़ें भी ऐसी होनी चाहिए, उस क्वालिटी की होनी चाहिए कि आप उसमें सबमिट करें तो वो एक्सेप्ट हो और उसके बाद वो पब्लिश हो।
आप समझते हैं कि अगर आपकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो उसकी क्वालिटी, कंटेंट्स, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका इनोवेशन अगर इतनी अच्छी नहीं है तो बेस्ट यही है कि आप इतने ज़्यादा हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल की तरफ ना जाएं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे आपको एक HEC का एक जर्नल रैंकिंग क्राइटेरिया बताता हूँ। तो हम इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज जर्नल रैंकिंग्स हैं, और सपोज हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस देखते हैं और हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के जर्नल्स की रैंकिंग्स हैं और इसमें एक साइड पे टाइटल है, इसका जर्नल प्रेस्टीज इंडेक्स है और इसकी रैंकिंग कैटेगरी है, और यहाँ पे इसका मेडलियन है यानी प्लैटिनियम है, और उसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है, एंड सो ऑन। अब ये देखें कि ये जर्नल इस कंप्यूटर साइंस रैंकिंग में इसकी यानी जो वेटेज है, मार्क्स हैं, वो 100 हैं और डब्ल्यू कैटेगरी में। अब इस जर्नल में पब्लिश करने के लिए ऑफ कोर्स आपके जो आर्टिकल के जो कंटेंट्स हैं, जो मटेरियल है, जो इनोवेशन है, वो उस लेवल की होगी तो पब्लिश होगा। इन एक जर्नल जो पहले रैंकिंग में पहले नंबर पर कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ रैंकिंग के लिए यानी आपको जाने के लिए भी उस लेवल के मेयार के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सेम एग्जांपल है कि जिस तरीके से एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, पूरी दुनिया में अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अगर पहले नंबर पे हार्वर्ड है, उसके बाद MIT है, कैम्ब्रिज है, उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए, इनरोलमेंट्स के लिए आपके एकेडमिक क्रीडेंशियल्स भी उसके मुताबिक होना चाहिए। आपकी जो रेलिवेंट टेस्टिंग्स हैं लाइक GRE है, GMAT है, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं, IELTS है, TOEFL है, और इस तरह की बाकी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो उस लेवल की होंगी तो आप उसमें इनरोल हो सकेंगे। इसी तरीके से एक अच्छे हाई रैंकिंग जर्नल में आप अपने पेपर को जब पब्लिश करते हैं तो उसके लिए भी आपके उस पेपर के अंदर वो क्वालिटी है, वो कंटेंट्स, वो इनोवेशन, वो सारी चीज़ें अगर उस लेवल की हैं, वो काम जो आपने किया हुआ वो उस लेवल का है, तो तब आप उस जर्नल की तरफ प्रोसीड करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हमेशा किसी ऐसे जर्नल की तरफ आप ना जाएं जो बहुत ज़्यादा यानी टॉप इंडेक्स्ड वाला हो, रैंकिंग वाला हो, और अगर आप उसको पेपर को सबमिट भी करेंगे तो आपको विद इन अ डे और 2 वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उतरते नहीं हैं तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बेस्ट डिसीजन है कि जब आप अपना पेपर सबमिट करते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि आप देख लें, क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये आपकी W कैटेगरी से लेकर Y तक जाती है, और हर ये डिसिप्लिन वाइज ये चेंज होते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें फ़र्ज़ किया कंप्यूटर साइंस में 70 to 100 W हो, और इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरी फील्ड को देखें, इंजीनियरिंग को देखें, में भी वहाँ ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हों। उसी तरीके से आप सोशल साइंसेस को देखें तो वहाँ ये वैल्यूज़ और चेंज हो रही होंगी। मे बी सोशल साइंसेस में 40 to 100 जो है वो W कैटेगरी हो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डिसिप्लिन वाइज इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें देखने के बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं कि जर्नल की मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। दूसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये होता है कि हम ये देखते हैं कि ये कितने टाइम के अंदर ये जर्नल जो है वो यानी फर्स्ट डिसीजन जो है वो एवरेजली प्रोवाइड करता है। तो ये भी हमारे जहन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए फिर ये है कि जैसे आप ये देखें, ये 31 डेज़ में फर्स्ट जर्नल जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन जो है प्रोवाइड करता है। अप्लाइड इंटेलिजेंस ये जो 27 डेज़ में करता है, उसके बाद एक 75 डेज़ में करता है, 114 डेज़, 157 डेज़ में फर्स्ट डिसीजन, और 30 डेज़, 48 डेज़। तो आप फिर ये देखें कि कौन सा जर्नल जो है फर्स्ट किया वो रैपिड लिए आपको डिसीजन प्रोवाइड करता है, तो हमारी ये भी एक प्रायोरिटी होती है। तो ये चीज़ भी देखनी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये भी है कि हर जर्नल का अपना एक एक्सेप्टेंस रेट है। कि फ़र्ज़ किया कि ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन है, ये 24% इसका एक्सेप्टेंस रेट है, यानी इसमें जितने पेपर सबमिट किए जाते हैं वो उनमें से 24% ही एक्सेप्ट होते हैं।
इसी तरीके से अप्लाइड इंटेलिजेंस है, इसका एक्सेप्टेंस रेट और कम है, 9% है। तो अब आप फिर ये भी देख लें कि आप एक्सेप्टेंस रेट को भी सामने रखते हुए यानी इस फैक्टर को भी देखेंगे और आप अपने पेपर को सबमिट करेंगे। इसके बाद अब हम फर्ज किया कि नेक्स्ट फैक्टर्स की तरफ जाते हैं। सपोज हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन को ही कहते हैं कि सपोज ये हमारे लिए इस जो मैन्युस्क्रिप्ट जो हमने सर्च की है इसके लिए ये एप्रोप्रिएट है। अच्छा, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें अगेन हमें कुछ सिमिलर मैट्रिक्स मिलेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर है, डिसीजन इसका जो है एवरेज क्या है और एक्सेप्टेंस रेट है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या है कि इसका एम्स एंड स्कोप है। अब ये एम एंड स्कोप बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जर्नल तो मिल गया लेकिन आप खुद से एम एंड स्कोप को थोड़ा सा देख भी लें, मैच भी कर लें कि जो आर्टिकल आपने लिखा हुआ है उसके जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर जो मेथडोलॉजीज हैं यूज़ की हुई हैं क्या वो उस एम और स्कोप को मीट करती हैं। क्योंकि जब आप अपना पेपर सबमिट करते हैं तो सबसे पहले जो एडिटर होता है, एडिटर इन चीफ है या एसोसिएट एडिटर्स होते हैं या एडिटोरियल बोर्ड होता है, तो वो पहले ये देखते हैं कि उनके जर्नल के एम एंड स्कोप के मुताबिक आपने अपने आर्टिकल्स को लिखा है, बनाया है। अगर वो नहीं होगा तो वहीं से आपके पेपर को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी क्वालिटी और कंटेंट्स और उन चीज़ों के अलग बात है। तो अब इसमें यह है कि इसका एम एंड स्कोप जो है वो कहता है कि इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल रिलेटेड रिसर्च हैं उनके मुतल्लिक़ है, फिज़िकल डेटा टेक्निक्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग मेडिकल साइंसेस, लेकिन वो ये भी कहता है कि नॉट लिमिटेड टू। और उसके बाद ये इसने कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग है, न्यूरल इंजीनियरिंग है, रिहेबिलिटेशन इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है, इसी तरीके से बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग है, सेलुलर इंजीनियरिंग है, क्लिनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है एंड मैनी मोर। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो अब आप ये देखें कि इनमें से अगर आपका जो भी आर्टिकल है वो इनके साथ मैच करता है तो आप फिर इस जर्नल के अंदर आप इसको सबमिट करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट केसेस होते हैं वो मोस्टली ऑथर्स ये करते हैं कि बग़ैर एम एंड स्कोप को देखे हुए अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं और रिजेक्शन पर रिजेक्शन, रिजेक्शन पर रिजेक्शन, रिजेक्शन पर रिजेक्शन। अब उसकी रिजेक्शन की रीज़न बहुत सारी रीज़न में से एक रीज़न ये भी है कि आप उसके एम एंड स्कोप को ही नहीं देखते और तब आपका वो आर्टिकल जो है वो उसके अंदर यानी फर्दर रिव्यू के लिए भी नहीं जाता। और दूसरे नंबर पे फिर ये है कि उसके कंटेंट्स और उसकी इनोवेशन और बाकी जो फैक्टर्स उनको देखा जाता है। अगले स्टेप में इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप ये देखें कि फिर ये इंडेक्स्ड किस किस्म के डेटाबेसेस हैं। तो ये सारे के सारे इसके अंदर डेटाबेस बता दिए हैं और उसके बाद फिर कुछ मीट्रिक्स भी हैं कि ये ओपन एक्सेस है, ये क्या है। इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको अलग से गूगल स्कॉलर के अंदर हम चेक करते हैं, ये गूगल के अंदर सॉरी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन, जर्नल की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, तो हम बाकी मैट्रिक्स यहाँ से देखते हैं। अब ये हमारे पास इसकी वेबसाइट आ गई है और इसके अंदर अगेन वो एम एंड स्कोप जो हमने वहाँ पे देखा था समराइज करके, ये वो सारे का सारा है। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो ये है कि 52 days to first decision for reviewed manuscripts only और 35 days to first division for all other types of manuscripts और 144 days from submission to acceptance और 14 days from acceptance to publications। ये बेसिकली इसकी स्पीड आ गई है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है अगर आपको ये चाहिए कि आप जल्दी अपने पेपर को पब्लिश करवाना चाहते हैं। इसके अलावा इसके जो साइटेशन मीट्रिक्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट फैक्टर 2 ईयर जो है वो 2.059 है, 5 इयर्स जो है वो 2.182 है और सोर्स नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट पर पेपर जो है वो SNIP वो 1.167 है और SCI इमेज जर्नल रैंक जो है वो 0.578 है।
ठीक है, ये कुछ मीट्रिक्स हैं। अच्छा, उसके बाद आप इसी जर्नल को, ये जो HEC की जो रैंकिंग है, आप इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। अगर आप विद इन द पाकिस्तान रैंकिंग करना है, पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट ये है। तो इसके अंदर भी हम ये कहते हैं कि बायो मेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन, यहाँ पे हम सर्च करते हैं और ये हमारे पास इस जर्नल की रैंकिंग आ जाएगी, सब्जेक्ट एरियाज आ जाएंगे, कंट्री कौन सी है, ISSN नंबर क्या है, और उसके बाद स्कोपस में इंडेक्स्ड है, यस, और वेब ऑफ साइंसेज में इंडेक्स्ड है, यस, इन दोनों में है। और उसके बाद जो रैंकिंग है, इसके पैरामीटर्स हैं, यानी EFT है, ईगन फैक्टर एंड आर्टिकल इन्फ्लुएंस वैल्यू जो है वो इतनी है 68। और इसी तरीके से AIF जो है हमारे पास, इसका फैक्टर जो दिया हुआ है वो है रा स्कोर 0.506 है, और HJR परसेंटाइल जो है वो 59 है। इसी तरीके से SJR ये है 0.578 है, H इंडेक्स इसका 70 है, CD2 जो है वो 2.49 है। और समटाइम्स ये भी होता है कि CD2 अगर आपको जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर वहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये CD2 वैल्यू ही आपका इम्पैक्ट फैक्टर कंसिडर होती है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स उनको ये वाली चीज़ भी नहीं पता होती। और इसी तरीके से SNIP है जो 1.66, ये मुख्तलिफ इसके रैंकिंग पैरामीटर्स हैं। और ये ओवरऑल 100 में से ये 68 JEP है, इसका इंडेक्स्ड है, और ये ब्रॉन्ज और W कैटेगरी, और टोटल 2829 में से ये इसकी जो रैंकिंग है वो 567 है। तो ये कुछ मीट्रिक्स हमें यहाँ से पता चल जाए। इसी तरीके से आप फिर इसको मज़ीद देखें तो एक और चीज़ देखी जाती है इसमें, मेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन SGR, इसके साथ लिख लें SGR, SCI, SCMH। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें और पता चलेंगी इसके बारे में, जर्नल के बारे में। तो इसमें आप क्या करते हैं जी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन, और यहाँ से सब्जेक्ट एरिया और उसकी कैटेगरीज फर्दर आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। और जर्नल का H इंडेक्स पता जाएगा, उसका ISSN नंबर पता चलेगा, और पब्लिकेशन टाइप क्या है, और फिर इसकी कुछ रैंकिंग और स्कोप, वो सेम जो स्कोप हमने देखा था वो इसमें आ जाएगा। और फिर आप ये देखें कि इसकी ये कुछ रैंकिंग के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और ये वाली जो रैंकिंग है ये KO2 कैटेगरीज, ठीक है, यानी KO1 होता है, और फिर KO2 होता है, KO3, KO4, और नॉर्मली आपके पास KO1 KO2 जो है वो बेस्ट क्वार्टाइल होते हैं, यानी ये KO2 है। इसी तरीके से KO1 सबसे अच्छा होता है, KO2 होता है, KO3, और इसी तरीके से KO4 जो है वो मज़ीद हमारा X कैटेगरीज में मोस्टली चला जाता है। तो ये चीज़ें सारी देखने के बाद आप फिर अपना डिसीजन करते हैं कि हम इस जर्नल में अपने मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करें या ना करें। उसके बाद फिर कुछ और मीट्रिक्स हैं, फिर आपने अपना आर्टिकल जो बनाना है उसके लिए आप अगले स्टेप में जो सबमिशन गाइडलाइंस जो लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं तो मोस्टली जर्नल्स की ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप उनकी जो सबमिशन गाइडलाइंस हैं क्या आपने उनको फॉलो किया है स्टेप बाय स्टेप। और कुछ तो जर्नल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो जब तक आप उनकी सबमिशन गाइडलाइंस के मुताबिक अपने आर्टिकल्स को तैयार नहीं करेंगे तो वो क्या करते हैं, उस वक्त तक रिव्यू प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करते। तो ये चीज़ें भी बड़ी लाजमी है। या बात बात ये होता है कि जो एडिटर्स होते हैं वो ऑन स्पॉट, इवन कि आपका आर्टिकल जो है वो अच्छी क्वालिटी का, कंटेंट सही है, लेकिन आपने उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक तैयार नहीं किया तो वो वहीं से ऑन स्पॉट उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी सबमिशन गाइडलाइंस में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स यही हैं कि आप सबसे पहले एम्स एंड स्कोप देखते हैं, फीस एंड फंडिंग्स अगर हैं तो वो देखेंगे, और उसके बाद आपकी अगर मैन्युस्क्रिप्ट की जो रीडेबिलिटी है, लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज कुछ जर्नल्स प्रोवाइड करते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं।
और उसके बाद बाकी स्टेप्स को हम वन बाय वन देखते हैं। आप फीस एंड फंडिंग्स में सपोज ये ओपन एक्सेस आर्टिकल है और मोस्टली ओपन एक्सेस आर्टिकल जितने भी उनकी फ़ीस होती हैं। अब इसकी जो फ़ी है वो पाउंड में 1570 है और डॉलर्स में US डॉलर में 2290 डॉलर है और यूरो में 1890 यूरो है। तो उसके बाद जब ये आर्टिकल एक्सेप्ट होगा तो उसके बाद इसके अंदर कुछ टैक्स भी लगेगा, लोकल टैक्सेस, और अकॉर्डिंगली अगर ये 2290 तो मे भी 2300-2400 डॉलर तक ये बन जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें फिर देखनी है कि आप जब डिसीजन करते हैं कि आप फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, कोई ऐसा सोर्स है तो आप फिर इस जर्नल की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम सबमिशन गाइडलाइन की तरफ जाते हैं कि बाकी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एक जो है वो जर्नल फॉर्मेटिंग रूल्स हैं, क्योंकि जब भी आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो वो साइंटिफिकली और फॉर्मेटिंग के लिहाज से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन ही है वो एडिटर्स को और रिव्यूअर्स को बता रहा होता है कि आपके रिजल्ट्स की क्वालिटी, कंटेंट्स अगर अच्छे हैं लेकिन ये चीज़ें बेटर नहीं है तो फिर भी वो उसको मे भी रिव्यू के लिए आगे फर्दर प्रोसीड ना करें, एडिटर ना करे तो सारे रिव्यूअर्स फिर क्या देखेंगे। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें आप कंप्लीट तैयार करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। तो अब फर्ज किया आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं। इसमें कुछ जनरल फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस होती हैं, जैसे आप अपने मेन मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट है वो तैयार करते हैं तो क्या होनी चाहिए, फिगर्स आप तैयार करते हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, टेबल्स तैयार करते हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, और एडिशनल फाइल्स हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। अच्छा, अब हम फिगर्स को अगर देखें तो मैं थोड़ा थोड़ा चार्ट ही आपको बताऊंगा। फिगर्स के लिए मोस्टली जब आप लिखते हैं तो फिगर, उनकी कैप्शंस, नंबरिंग, टाइटल्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप कैसे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फिगर किसी और ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल से लिखते हैं तो फिर आपने उसमें उसको प्रॉपर्ली साइट करना या उसकी परमिशंस जो हैं वो सारी सारी लेनी होती हैं। उसके बाद ये भी है कि आपके पास जो फिगर्स दी जाती हैं वो मोस्टली किस फॉर्मेट के अंदर वो जर्नल एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो जैसे इस केस में ये कहता है कि ये इन सब फॉर्मेट में वो फिगर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, यानी EPS में, PDF में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में फिगर जो हैं, टिफ में, JPEG में, PNG में, BMP में, CDX में, ये तमाम फॉर्मेट्स में आपकी फिगर को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो फिगर के लिए इम्पॉर्टेंट बात जो ये जर्नल है इसकी रिक्वायरमेंट है कि उसका साइज़ और रेजोल्यूशन। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप अपनी फिगर्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी साइज़ और रेजोल्यूशन अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अगर लो क्वालिटी के है तो वो फिर भी जर्नल अगर आपके पेपर को एक्सेप्ट भी कर लेता है तो उस वक्त तक उसको पब्लिश नहीं करता जब तक आप उस जर्नल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रेजोल्यूशंस की और साइज़ की आप उन तक उन फिगर्स को नहीं बनाते। तो ये कोशिश पहले ही से करें कि आप अपनी फिगर्स को प्रॉपर रेजोल्यूशन और साइज़ के अंदर जो है वो बनाएं। तो नॉर्मली इसकी जो विड्थ है वो 600 पिक्सल्स स्टैंडर्ड होनी चाहिए और 1200 पिक्सल जो है वो हाई रेजोल्यूशन के लिए है। इसी तरीके से PDF वर्जन है तो उसमें ये उसने कुछ मीट्रिक्स बता दिए हैं एंड सो ऑन। तो ये यानी फिगर्स आप अपनी इस फाइल में फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी फिगर्स को कंप्रेस करके फोल्डर के अंदर भी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसकी टेक्स्ट, इसमें ये कहता है कि डबल लाइन स्पेसिंग हो, इंक्लूड लाइन एंड पेज नंबरिंग, और SI यूनिट्स आप इस्तेमाल करें, डू नॉट यूज़ द पेज ब्रेक इन द मैन्युस्क्रिप्ट। ये कुछ गाइडलाइंस आपको दी हुई हैं। उसके बाद जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट और लेटेक्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए आप बायोमेट सेंट्रल्स टेक्स्ट का टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। इसी तरीके से स्टाइल और लैंग्वेज के लिए कुछ
यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताई हुई हैं। इसी तरीके से डेटा और मटेरियल के बारे में है, फॉर्मेटिंग की कुछ गाइडलाइंस हैं और रेफरेंसिंग के बारे में इसने बताया हुआ है। और नॉर्मली अगर आप मेनली डेस्कटॉप या रेफरेंसिंग टूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि आप सिंगल क्लिक से अपने रेफरेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने जो टेबल्स हैं आप उनको देखें और टेबल्स की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई हुई हैं कि टेबल्स कैसे होने चाहिए, एडिशनल फाइल्स हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जब आप अपना आर्टिकल लिख लेते हैं और लिखने के बाद उसकी पब्लिकेशन तक का जो फेज़ है ये सबसे मुश्किल फेज़ होता है, क्योंकि इसमें आपको इन मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले नोट कर लें और फिर अपने आर्टिकल को सबमिट करें। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप जिस जर्नल के अंदर सबमिट करते हैं और कोशिश करें कि उस जर्नल्स के अंदर जो रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं और मोस्टली जो आपकी टॉपिक्स हैं ज़्यादातर मिलते जुलते हैं, तो आप थोड़ा सा किसी ऐसे रेलिवेंट आर्टिकल को देख भी लें, उसकी क्वालिटी देख लें। क्या आपका पेपर उस पेपर की क्वालिटी से मैच होता है, उसके करीब तरीन है तो आप सबमिट करें। अगर वो लो क्वालिटी का पेपर है तो मैनस्क्रिप्ट है तो वहाँ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अच्छी क्वालिटी का जो है वो पेपर पब्लिश्ड हो गया है। और कोई भी जर्नल नहीं चाहता कि उनके अंदर लो क्वालिटी का पेपर आए और उस जर्नल की जो रैंकिंग जो है वो मुतासर हो। तो उसको हम एक पेपर को उसको देख लेते हैं। आप इसमें ये देखें कि ये आर्टिकल जो है इसका एब्स्ट्रैक्ट है, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शंस हैं। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। टेबल्स की फॉर्मेटिंग है, मटेरियल्स हैं, फिगर्स हैं, इनकी क्वालिटी है, रेजोल्यूशन कैसी है, इसके जो कंटेंट्स हैं, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेथड समराइज करके बताए हुए हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को देख के आप फिर 2-3 आर्टिकल्स उनके साथ मैच करके कंपेयर करके तो आप फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यानी एक हमने जस्ट जर्नल को देखा कि जो इससे मैच कर रहा था। ठीक है, इसी तरीके से आप 1 बाय 1 कुछ और जर्नल्स हैं, लाइक आपके पास ये सेकंड जो है जर्नल ऑफ एम्बिएंट इंटेलिजेंस एंड ह्यूमनाइज्ड कंप्यूटिंग है। आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद आप इसके एम्स एंड स्कोप देखें। इसके अंदर जैसे कि हमारे पास कॉग्निटिव वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, सिक्योरिटी प्राइवेसी है, नेक्स्ट जनरेशन मल्टीमीडिया सिस्टम्स हैं, एंड सो ऑन के जो मैच हो रहे हैं। यानी आपका जो आर्टिकल है उसका जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स यानी उनका जो मेन काम है, जो मेथडोलॉजी है, वो इन चीज़ों से मैच हो रहे हैं तो आप इसको प्रोसीड करेंगे। और इसी तरीके से आप अगर इसकी पब्लिकेशन चार्जेस देखें, ये $3280 है। ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी देखने होंगे। तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक्सेप्टेंस रेट 28% है और फर्स्ट डे यानी फर्स्ट डिसीजन एवरेज जो है वो 75 डेज है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जर्नल्स की तरफ जाएं, जैसे अप्लाइड इंटेलिजेंस है, इसमें देखें तो इसमें इसका एम्स एंड स्कोप क्या है, ये तमाम की तमाम वो चीज़ें दी हुई हैं जो मैच कर रही होती हैं। और इसके अंदर अगर आप उसको यानी ओपन एक्सेस में जाएंगे तो ये $2780 हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इसके चार्जेस नहीं है। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो आपकी मैनस्क्रिप्ट के लिए लाजमी होते हैं। तो लिहाजा ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है कि आप अपना मैनस्क्रिप्ट अपनी है उसको तैयार कर लेते हैं, लेकिन तैयार करने के बाद जब आप उसको सबमिट करते हैं तो सबमिट करने से पहले ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो देखने लाजमी होते हैं। अब हम सिंपल हम अपने मैनस्क्रिप्ट को थोड़ा सा जस्ट देख लेते हैं कि हमारे पास ये इसका टाइटल है, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी तैयार की हुई है, उसको सबमिट करना है। ये कुछ इसके फिगर्स हैं, ये इसके स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं और ये इसके मेथड्स हैं। ठीक है, और इसी तरीके से
हमारे पास इसके कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, यानी फाइनल स्टेज में टच में है, तो हम इसको सबमिट करने जा रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और मैन्युस्क्रिप्ट है, ये भी फाइनल स्टेजेस में है, इसको भी हमने सबमिट करना है। तो ये तमाम चीज़ें यानी तैयार होने के बावजूद भी आपने देखना है कि कौन सा जर्नल इसके लिए अप्रोप्रिएट है, कहाँ पर ये बेस्ट फिट हो सकती है, और उसके बाद जो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आपको बताए हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो फुली आपको ये जितनी भी बातें बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हों कि आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट को एक जो आपका रेलिवेंट जर्नल आप उसमें सबमिट करने में कामयाब हों और वहाँ पे वो मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट ही हो और उसके बाद वहाँ पे पब्लिश हो जाए। तो इसी तरह की रेलिवेंट वीडियोस हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स में बनाएंगे ताकि आसानी हो कि मैन्युस्क्रिप्ट हर इंडिविजुअल रिसर्चर्स खुद से बनाए, खुद से सबमिट करे, और ये तमाम की तमाम टैक्टिक्स हर एक रिसर्चर्स के अंदर होनी चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए हर इंडिविजुअल जो है वो बेनिफिशियल हो। ओके, इंशाल्लाह।